डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज से हम लोग क्लास 8 गणित शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या, उसके बेसिक को पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले पिछली कक्षाओं में जो हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो प्राकृत संख्या आप सबको याद होगा कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है और गिनती की संख्याएं 1, 2, 3 से लेके अनंत तक लिखी जाती है। तो हमें ये याद रखना होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं और ये संख्याएं 1 से लेके अनंत तक लिखी जाती है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। तो ये तो भाई इसका अंत नहीं है, ये अनंत है। तो बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्याएं नहीं बताई जा सकती। ये हम लोग क्लास 7 में पढ़े हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी आपको याद होगा, प्राकृत संख्याओं के पहले जब शून्य लगा दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या हो गया 1, 2, 3, ये कहाँ तक, ये भी है अनंत तक। अब इसी प्राकृत संख्याओं के पहले जब शून्य लगा देंगे तो संख्याओं की ये जो सूची है इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। अब है पूर्णांक संख्या। देखिए जो पूर्ण संख्या है इसी में अगर हम शामिल कर दें ऋणात्मक संख्याओं को भी तो शून्य और धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं का जो संग्रह है उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये अनंत तक। तो देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सभी संख्याओं के समूह को कौन संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। एक और पॉइंट है यहाँ से आप याद रख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं। अब हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या जानते हैं जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो। लेकिन कंडीशन यह है कि Q के जगह पर Q 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए, तो Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/6 ये P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। -3/5 ये भी परिमेय है क्योंकि P/Q के रूप में। 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0 जो है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन 1/0 जो है परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ कंडीशन कह रहा है कि Q के स्थान पर 0 नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। अब जो चीज़ हम पढ़े हैं उसको एक बार आप लोग फेयर में कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए। नोट्स में आप ऐसे लिख सकते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक। पूर्ण संख्या को लिख सकते हैं, गिनती की संख्याओं के पहले शून्य लगा देने से वो पूर्ण संख्या हो जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3 कहाँ तक, ये अनंत तक। उसके बाद पूर्णांक संख्या लिखेंगे, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इधर ऋणात्मक संख्याएँ हो गई। यहाँ देखिए शून्य ऐसी संख्या है, शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। और शून्य के जो दाहिनी ओर की संख्याएं हैं उसे धनात्मक संख्या कहते हैं और शून्य के बाईं ओर की संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या है, कौन संख्या, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q 0 के बराबर न हो तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, -9, 0, 27/22, 11/13 इत्यादि। अब हम लोग देख लेते हैं गणितीय संक्रियाएं जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये 4 तरह की गणितीय संक्रियाएं होती है, एक जोड़ की, योग, व्यवकलन या घटाव, एक गुणन और एक भाग। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है ये महत्वपूर्ण है, 8 में खास करके इस टॉपिक्स को तो बिल्कुल ही पढ़ना है। तो क्या क्या है, संख्याओं के गुणधर्म।
तो पहला है गुणधर्म जो है समवित या समवरक नियम, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्रम विनिमय नियम को जानना है, सहचरिता नियम को जानना है, वितरण नियम को जानना है, योग तत्समक, गुणन तत्समक, योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इन सारे चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ये देखिए समवित या समवरक नियम होता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर कोई तीसरी संख्या या गुणा करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। जैसे a प्लस बी, हम जो a में b जोड़ते हैं तो एक संख्या c प्राप्त होती है ना। तो ये इस तरह का कोई भी संख्या रहे तो इसको हम कहेंगे समवरक, चाहे समवरक या समवित गुण। जैसे हम कहेंगे 2 + 5, तो 2 क्या है, 2 तो प्राकृत संख्या है, 5 भी प्राकृत संख्या है, दोनों का योगफल 7 जो आएगा ये भी प्राकृत संख्या आएगा। तो प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ते हैं तो आंसर भी प्राकृत संख्या आता है। एक और देख लेते हैं, 0 है पूर्ण संख्या, 6 है पूर्ण संख्या, 0 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 6, ये भी पूर्ण संख्या। तो ये जोड़ के लिए समवरक नियम है, चाहे समवरक नियम चाहे समवित नियम। एक और समझिए 1/2 यह परिमेय संख्या है, इसमें जोड़ देते हैं 1/2 ही जोड़ देते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 1/2 परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या है, और ये इसको 2/2 आएगा, ये भी परिमेय संख्या, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। तो कहेंगे कि यह जोड़ का समवरक नियम है, किसका, जोड़ का समवरक नियम। अब घटाव का समवरक नियम थोड़ा सा देख लेते हैं। घटाव के लिए समवरक नियम, तो जैसे 2 मान लीजिए क्या है, 2 है प्राकृत संख्या, इसमें से 4 घटा देते हैं तो 4 भी है प्राकृत संख्या। अब 2 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो ये तो है प्राकृत संख्या, ये भी है प्राकृत संख्या, लेकिन इसका जो आंसर आया यह आ गया कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। तो 2 पूर्ण संख्याओं में से पूर्ण संख्याओं को घटाने से पूर्णांक संख्या आ जा रहा है, तो कहेंगे घटाव के लिए समवरक नियम सही नहीं है। अब गुणा के लिए देख लेते हैं, तो 2 संख्याओं में गुणा करते हैं, 2 प्राकृत संख्या है, 5 भी प्राकृत संख्या है, और इसको जब गुणा करेंगे तो 10 आएगा, यह भी प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो कहेंगे कि गुणा के लिए भी प्राकृत संख्याओं का गुणा के लिए भी समवरक नियम सही है, जोड़ के लिए और गुणा के लिए सही है, घटाव के लिए गलत है। अब भाग के लिए देख लेते हैं, 10 प्राकृत संख्या है, इसमें 5 से भाग देते हैं, ये भी प्राकृत संख्या है, तो आंसर, इसका आंसर आएगा 2, ये भी प्राकृत संख्या है, सही है। और देख लेते हैं, 5 में हम भाग देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 5/3, तो ये तो प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, लेकिन यह है परिमेय संख्या। तो भाग के लिए हमारा समवरक नियम सही नहीं है। समवरक नियम किसका सही है, जोड़ का और गुणा का। समवरक नियम कैसे हम समझ जाएंगे कि समवरक नियम है, तो हमको देखना है a + b, 2 संख्याओं को जोड़ के तीसरा संख्या लिखा रहेगा, बीच में जोड़ रहेगा, तो ये जोड़ का समवरक नियम। 2 संख्याओं को गुणा करके कोई तीसरा संख्या लिखा रहेगा, तो समझ जाना है कि यह किसका है, गुणा का समवरक नियम है। आगे जो देखना है 2 नंबर में, क्रम विनिमय नियम। नाम से ही क्लियर है, क्रम माने उसका ऑर्डर, विनिमय माने चेंज करना। तो क्रम चेंज करने के बाद देखना, जैसे मान लीजिए एक जोड़ का हम देखते हैं, पहले जोड़ का योग का क्रम विनिमय नियम में देख देते हैं। a + b है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है, b + a पहले है, b बाद में है, यहाँ b पहले हो गया, a बाद में हो गया। जैसे 3 + 5 को भी जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, या 5 + 3 को जोड़ेंगे तो भी 8 ही होगा। तो यह है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। घटाव का आप लोग देख लीजिएगा, घटाव के लिए क्रम विनिमय नियम सही नहीं होता है। गुणा के लिए होगा a × b बराबर हो जाएगा b × a, यह है गुणा का क्रम विनिमय नियम। जैसे हम परिमेय संख्याओं पर एक बना के दिखाते हैं, 2/5 गुणे हो जाएगा 1/7। इसका क्रम विनिमय नियम कैसे करेंगे, तो क्रम बदल देना है, 1/7 गुणे 2/5। तो इस तरह की संख्याएं रहेंगी, बीच में गुणा रहेगा, क्रम इसका बदला हुआ रहेगा, तो गुणा का क्रम विनिमय नियम इस तरह रहेगा, तो जोड़ का क्रम विनिमय।
अब हमको देखना है सहचर नियम। तो सहचर नियम में तीन संख्या दिया रहेगा, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 3 संख्या दिया रहेगा। और क्या होगा, एक को कोष्ठ के बाहर रहेगा और 2 कोष्ठ के अंदर रहेगा। ये वाला बाहर है ना, अब क्या होगा, ये वाला दोनों अंदर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। अभी आपसे ये पूछ लिया जाए 1/2 जोड़ 3/5 जोड़ 4/4, 4/4 ये। और फिर ये कहा जाए कि 1/2 जोड़ 3/5 और जोड़ 4/4, ये कौन सा नियम है? तो ये कहेंगे कि जोड़ का सहचर नियम है। गुना का सहचर नियम में देखिए 1/2 गुने 6/9 गुने 4/8। इसी को ऐसा कर दे। अब क्या करेगा, इसको कोष्ठ में इसको बाहर कर देगा। 1/2 गुने 6/9 गुने 4/8। तो ये गुना का सहचर नियम है। इसके बाद का जो है वह है वितरण नियम। तो वितरण नियम में देखिए कैसे होगा, इस तरह से दिया रहेगा तो इसको गुना करना है। ए को हम बी से गुना करेंगे तो ये होगा ए गुने बी, बीच में प्लस है तो प्लस साइन देंगे। अब ए को उठा के सी में गुना करेंगे तो ए गुने सी। यही जो नियम है वितरण नियम है। चूँकि यहाँ जोड़ है यहाँ गुना है तो जोड़ पर गुना का वितरण नियम कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यहाँ 2/5 गुने यहाँ देगा 4/5 जोड़ 3/7। तो इसको पता है कैसे बनाएंगे, इसको उठा के इससे गुना करना है। 2/5 गुने हो जाएगा 4/5, बीच में प्लस है तो प्लस साइन देंगे। अब इसी को उठा के इससे गुना करना है। 2/5 गुने 3/7। तो इस तरह का जो नियम है इसी को वितरण नियम कहा जाता है। यहाँ जोड़ है यहाँ गुणा है तो ये हो गया जोड़ पर गुणा का वितरण नियम। इस तरह और हो सकता है, जैसे यहाँ दे दे a गुने b माइनस सी, तो इसको भी गुना हम लोग कर सकते हैं। कैसे गुना करेंगे, a में b से गुना करेंगे तो a गुने b हो जाएगा। माइनस है तब माइनस देना है और a को उठा के c से गुना करना है तो a गुने c। तो ये जो नियम है यहाँ गुना है यहाँ घटाव है तो घटाव पर गुना का वितरण नियम ये कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग को योग तत्समक जानना है। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का इसी पर आधारित है। तो परिभाषा देखते हैं, किसी भी संख्या में जब शून्य जोड़ा जाता है तो फिर वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए शून्य को योग तत्समक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम 5 में यदि 0 जोड़ देंगे, 5 में 0 जोड़ देंगे तो इस 5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फिर हमारा आंसर 5 आने वाला है। तो शून्य को हम योग तत्समक कहते हैं। -6 में अगर हम 0 जोड़ दें तो आंसर कितना होगा, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, -6 ही होगा। तो इसलिए शून्य को योग तत्समक कहते हैं। अब 2/7 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2/7 ही आएगा। तो आपको याद रखना है योग तत्समक कौन है, तो योग तत्समक जो है शून्य को योग तत्समक बोला जाता है। नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर फिर वही संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या है फिर वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या हम ले लीजिए, संख्या हम 8 ही ले लेते हैं, फिर हमको 8 ही आंसर में लाना है, तो किससे गुना करेंगे कि इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यही संख्या आ जाए, तो इसको गुना करना पड़ेगा 1 से। 8 में 1 से गुना करेंगे तो फिर 8 ही प्राप्त होती है, तो 8 को कहेंगे गुणात्मक तत्समक। -9 में 1 से गुना करेंगे तो फिर से -9 प्राप्त होगा, तो ये -9 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। यहाँ एक और देख लेते हैं, 6/7 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6/7 होगा। तो यहाँ 1 से किसी संख्या में गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए 1 को गुणात्मक तत्समक, शून्य को योग तत्समक कहा जाता है, हमेशा याद रखना है। अब हम लोग को जानना है योज्य प्रतिलोम। तो इसका परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। जब 2 संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। इसको व्यापक रूप से कैसे लिखेंगे, किसी पूर्णांक a के लिए 2 संख्याओं को जोड़ने पर
दो संख्याओं का योगफल, तो शून्य ए में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा, तो ए में माइनस ए जोड़ेंगे। किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम निकालना है तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। जैसे 5 का योज प्रतिलोम निकालना है, 5 का योज प्रतिलोम, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा, तो 5 में -5 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ +5 है, यहाँ -5, 0 हो गया। -6/7 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो +6/7 हो जाएगा। -2/7 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2/7। यही कहता 9/17 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो ये -9/17 इसका योज प्रतिलोम होगा। आगे गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। जैसे 5 का व्युत्क्रम हमको लिखना है, तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा। अब सोचेंगे कि 5 में कितना से हम गुना करेंगे कि एक आंसर आएगा। 5 का व्युत्क्रम ज्ञात करना, तब सोचेंगे कि 5 में हम कितना से गुना करेंगे कि एक आंसर आएगा। तो 1/5 से गुना करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। तो 5 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हुआ। तो 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 आएगा। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो अब 4/5 में हम कितना से गुना करेंगे कि आंसर 1 आ जाए, तो ये गुना करना पड़ेगा 5/4 से, कि कट जाएगा 1। तो 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाए। आपसे कोई पूछे 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/8।